Good morning everyone. So guys, Ind AS 33 अर्निंग्स पर शेयर अपने आज के क्लास में कंप्लीट कर देंगे. ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट अपना डिस्कस करना कंप्लीट हो चुका है. आज के क्लास में अपना मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि अपने क्वेश्चंस का बहुत सारा प्रैक्टिस करें. ऑलराइट, तो अपने सीधा स्टार्ट कर रहे हैं विद क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, जिससे आप लोग का बेसिक अर्निंग्स पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर ये दोनों ही जो अपने अभी तक कर चुके हैं वो आपका रिवाइज भी हो जाएगा. हाँ कर ले पहले एक बार. रेडी? तो अर्निंग्स पर शेयर का हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं सो दैट हम लोग को जो अभी तक हम लोग समझ चुके हैं वो रिवाइज भी हो जाए. रिवाइज आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 एवरीवन. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय ए लिमिटेड. पेड अप कैपिटल है 1 लाख, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, तो टोटल अमाउंट भी 1 लाख हो गया. 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹1, तो टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना हो गया 20,000. ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहा है 3,50,000. फिर बोल रहा है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 लाख, देन टैक्स रेट 30%. बोल रहा है डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो अपने को सिर्फ पाफेश निकालने बोला है इस क्वेश्चन में, सिर्फ पाफेश निकालना है. बोलो कैसे निकलेगा? सिर्फ रफ वर्क करके फटाफट से पाफेश बता दो. चलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता दो पहले. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,50,000 आ रहा है. हाँ देखो, हम लोग बचपन से जो करते आए हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब कुछ फिगर्स अपने को दिया हुआ नहीं है. अपने को सीधा ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया. बोलो कितना? 3,50,000. ये ब्रॉड डाउन 3,50,000 होगा. बोलो यहां तक का पिक्चर समझ में आ रहा है? करेक्ट है. अब उसके बाद तुमको दिया हुआ अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ सर? सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है बट है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही. सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट, ऑल दीज आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो. सर व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? अगर नॉन ऑपरेटिंग होता तो वो भी लेस करते, फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि पीएल में तो सारा एक्सपेंस आता है. बट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल्स खाली बता रहे हैं. जैसे मान लो इंटरेस्ट का खर्चा बोल देता, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इट इज नॉन ऑपरेटिंग. राइट? तो अभी पता है ये क्या मिला अपने को? ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम लोग माइनस कर दे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना 1 लाख, तो ये जो मिला ना इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या इसी को आप लोग बेटर नाम से जानते हो पीबीआईटी या ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. फिर इसमें से इंटरेस्ट भी लेस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल इंटरेस्ट है. बट सर कुछ और भी हो सकता है क्या नॉन ऑपरेटिंग में? हो सकता है, जैसे सर डोनेशन वगैरह हो गया, लॉस ड्यू टू फायर हो गया, ये सब नॉन ऑपरेटिंग है. करेक्ट? क्योंकि डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड इसको नहीं माना जाता है. इंटरेस्ट का खर्चा भी डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं माना जाता है. वो आपने एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग किया है, सोर्स ऑफ फाइनेंस आपने जुगाड़ किया है, इसलिए आपको इंटरेस्ट का खर्चा देना पड़ रहा है, तो उसको नॉन ऑपरेटिंग बोलते हैं. तो आप जो अभी तक ईबीआईटी या पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो बोलते हैं ना, वो आप ऐसे मानो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं. करेक्ट है? तो अपने को यहां पर पहले 3.5 लाख ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिया 1 लाख, तो आपको क्या मिला? ये नेट प्रॉफिट. क्योंकि सर इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा के बारे में क्या इस क्वेश्चन में बोला है कुछ?
इंटरेस्ट का खर्चा के बारे में कुछ भी बोला है? अगर इंटरेस्ट का खर्चा भी बोलता तो वो भी लेस करते। इंटरेस्ट का खर्चा के बारे में कुछ बोला ही नहीं तो कुछ है ही नहीं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको इस क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं, अगर वो बोलता तो वो भी लेस करते। बट सर कुछ है ही नहीं, बस इतना ही खर्चा है, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? 2,50,000 आ रहा है, 2,50,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 2,50,000। टैक्स का रेट बोल रहा है कितना? 30%। तो इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो 2,50,000 माइनस 75,000, क्योंकि 75,000 का टैक्स है। हाँ, तो 1,75,000 का पैट है। तो क्या इज दिस पाफिश? इज दिस पाफिश? नो। यस सर। सर दिस इज नॉट प्रॉफिट विच इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को भी बांट दीजिए, उसके बाद जो बचेगा उसको बोलते हैं गुड मॉर्निंग एंड बाय। होगा, हाँ तुम्हारा क्लास अकाउंट्स का एडवांस अकाउंट्स क्लास होगा। तुम लोग कहां जाओ, जैसे तुम लोग कौन बोला ये वाला? पूर्णिमा। तो अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया कितना? 1,75,000। और उसमें से अपने को प्रेफरेंस डिविडेंड हटाना पड़ेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड बोलो कितना है सर? टोटल 20,000। 20,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे 10% का प्रेफरेंस डिविडेंड, 2,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड। तो इसका मतलब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इज 1,73,000। दिख रहा है एवरीवन? इसका प्रेजेंटेशन अपने को ऑब्वियसली ऐसे करना है, ग्रॉस प्रॉफिट लेस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिला प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स एट द रेट 30% 75,000, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। प्रेफरेंस डिविडेंड लेस किए तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया। ये सब इस लेवल का देखो। अपने अभी जो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके अंदर आपका सारा इंस्टीट्यूट का मटेरियल का क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। अभी तक का जो पास्ट पेपर क्वेश्चंस आया हुआ है वो भी पूरा कवर हो जाएगा। इसके साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, इन डेज में आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन अपडेट हुआ है, सिर्फ स्पेसिफिकली ओनली फॉर इंडिया आई एम सेइंग कि ऐसा होगा। ओके, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, बट आई डोंट थिंक। ऑल राइट, ठीक है। अब हम लोग, हाँ बोलो। ट्वेंटी %? हाँ हाँ, तो ये 10% है ना, ये 20,000, ये नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, 1-1 रुपया का। तो 20,000 प्रेफरेंस शेयर, 1-1 रुपया वाला, ₹20,000। ऐसे रीड करना है इसको। नहीं, वो इसका मतलब यही होता है। अगर तुम मान ले यहां पे देख, जैसे लिखा हुआ है 1 लाख ऑर्डिनरी प्रेफरेंस है, तो ये व्हाट इज दिस 1 लाख? नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये 20,000 10% प्रेफरेंस है, मतलब व्हाट इज दिस 20,000? नंबर ऑफ शेयर्स। समझ गया? ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दिया हुआ था, किया है तुम लोग? देख क्या है, कैलकुलेट करना था रफ में, इतना तक एक्सप्लेन किया हुआ था, देख लिए ना, बहुत बढ़िया। चलो अब थोड़ा और अच्छे से देख ले। 1 April 20, B Limited has 3,600 ordinary shares outstanding. On 31st August 21, it issued 1,200 ordinary shares for cash. On 31st January 21, it bought back 600 ordinary shares. किए ऐसा क्वेश्चन अपने? स्टार्टिंग में कितना शेयर्स था 1 April 20 के दिन? 3,600। ये कितने दिन तक था? कब चेंज हुआ ये? 1 April 20 से 31 अगस्त। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्या हुआ? अच्छे से नहीं देखा तुम लोग? नहीं। 5/12 प्लस चेंज हो गई, कितना हो गया?
1200 ऑर्डिनरी शेयर और इशू कर दिया, तो 3600 प्लस 1200 4800 शेयर्स। ये कब तक था बोलो तो? सर चेंज हुआ 31 जनवरी के दिन वापस से, तो इसका मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीना ये भी था। उसके बाद चेंज हो गया, बोलो कितना हो गया? 600 शेयर बाईबैक हुआ, 600 शेयर बाईबैक हुआ, तो इसका मतलब माइनस हो गया, एकदम करेक्ट। तो 4800 से 600 माइनस 4200 होता आज का, 4200। बोलो ये कितने महीने तक था? 2 महीना, फेब और मार्च। ठीक से नहीं देखा, अच्छे से नहीं देखा, अच्छे से देखो क्या देखा। 2/12, तो ये देखो तुम 5 5 2, इसका समेशन ऑब्वियसली 12 आना चाहिए। जैसे तुम्हारे दिमाग में ये 3 आया भी ना, तो तुमको एक बार ये जरूर चेक करना चाहिए कि 5 5 3 करेंगे तो 13 हो जाएगा, विच इज नॉट करेक्ट। करेक्ट है, क्योंकि पूरा साल 12 मंथ्स कवर होना चाहिए, वो बात भी है, करेक्ट। चलो बोलो कितना हो रहा है? 20? नहीं, हमको मतलब 3 दिस प्लस दिस पूरा बताओ। 4200 का वानोस आ गया, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आया 4200 का वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इस। हाँ हाँ, बिना मंथ्स लिए भी 4200, मतलब क्या करके 3600 प्लस 4800 प्लस 4200, हाँ 3600 प्लस 1200 माइनस 600 भी 4200 आ रहा था। तो सर हम तो वैसे कर लेते हैं, बोलो एक बार, बोलो कर ले वैसे ही। अब हम डेट चेंज कर दें, डेट चेंज कर देंगे तो नहीं होगा, वैसे कर सकते हैं। हाँ सौरभ बोल, बता। नहीं वो इंटरेस्टिंग कुछ बोल रहा है, बोल। तभी तो इंटरेस्टिंग हुआ ना। 4200 जो है वो आ रहा है ऑटोमेटिकली, जो आप जैसे कैलकुलेट किए वो कोइंसिडेंस है, मत करना। क्यों ट्राई कर रहे हो इस तरह का चीज? अच्छा देखो यहां पे ये लोग कैलकुलेट करने का ना एक और तरीका बताया, देखो तो ये ऑल्टरनेटिव तरीका आपने डिस्कस किए हैं क्या? तुमको जैसे करना कर दो, आइदर दिस और दिस। फिर देखो ये माइनस किया 600 इंटू 2/12, ध्यान रखना। अब देखो इससे बहुत बेटर क्वेश्चंस एज एन एग्जांपल अपने कर लिए, उसका सॉल्यूशन कर लिए। आप लोग को बोले तो वही प्रैक्टिस करना है वापस से, एग्जांपल वाला क्वेश्चंस नहीं बोले थे हम, एग्जांपल प्रैक्टिस करने नहीं बोले हम, नहीं बोले कल ही बोले थे कि एग्जांपल्स वापस से प्रैक्टिस करो, सही में मतलब। चलो क्वेश्चन नंबर 3, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा देख चुके हो। इफ प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 वॉज ₹21 लाख, कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर। क्या बोला? इफ पाफेश फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 इज 21 लाख, तो बेसिक ईपीएस निकाल लो। तो सर ईपीएस निकालने बोला है, बेसिक ईपीएस निकालने बोला है, तो 21 लाख डिवाइड बाय 4200, 500 पर शेयर आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन क्यों है? कैसे? लिख के? हाँ चलो लिख के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग लिख के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी में लिखना है, प्रेजेंट कैसे करना है वो भी सीखना है। हाँ हो गया, बहुत इजी। पाफेश बता दिया, बोलता है बताओ बेसिक अर्निंग पर शेयर कितना है। वानस तो निकाल चुके थे। डी लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप रीड करो फटाफट। हाइड कर दें, तुम मत देखो, तुम फोकस करो, जो देखना है बस वही देखो।
डी लिमिटेड हैड आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर कितना? 10 लाख। कब? ऑन 1 अप्रैल 20। प्रॉफिट यहां से देखना है स्क्रीन। ओ नहीं, ये वैसे मतलब वैसा नंबर डिफाइन नहीं है अभी इसमें। ओके ठीक। है ना, वही हम सोच रहे हैं, मतलब कैसे हम डी लिमिटेड हैड आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 10 लाख। किस दिन? ऑन 1 अप्रैल 20। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20 लाख। डी लिमिटेड हैड 12% 20,000 convertible debentures outstanding of ₹100 each to be converted into 10 ordinary shares। बोला 20,000 कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है 100 रुपए का, जिसको कन्वर्ट करना है 10 ऑर्डिनरी शेयर्स में। 10 ऑर्डिनरी शेयर्स में कितना डिबेंचर्स कन्वर्ट होगा? 1 डिबेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 10 ऑर्डिनरी शेयर्स। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि 20,000 डिबेंचर के बदले 10 इक्विटी शेयर देंगे, ऐसा नहीं है। एक डिबेंचर के बदले में 10 शेयर, एक डिबेंचर के बदले में 10 शेयर, तो 20,000 के बदले 2 लाख इक्विटी शेयर्स। कैसे गलत है? अच्छा तुम रीड करके चलो एक्सप्लेन करो। करेक्ट लो। नहीं, इंटरप्रेट। D Limited had 12% 20,000 convertible debentures outstanding of ₹100 each to be converted into 10 ordinary shares each। each लिखा हुआ नहीं है, तुमको इंटरप्रेट वैसे ही करना होगा। ठीक है, तो बताओ रेशियो क्या हो गया? अगर रेशियो बोलना होता तो क्या बोलते? 10:1। 10 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच डिबेंचर हेल्ड। 10 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 1 डिबेंचर हेल्ड। करेक्ट है। टैक्स रेट दे दिया 30%। बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालना है, और हम लोग हाँ हाँ करना है, लिखना है, लिखना है प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4, बेसिक अर्निंग पर शेयर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर दोनों कैलकुलेट करना है। बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। बोलो पाफेश कितना है? पाफेश इज ₹20 लाख, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख। क्या ये रहा? 10 लाख है। वन लाख को क्या? ओके, ₹2 पर शेयर। हम पहले सोल्यूशन पूरा कर देंगे, उसके बाद समझाएंगे। ठीक है, 20 लाख डिवाइड बाई 10 लाख समझ में आया? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितना? 10 लाख।
कैसे पता चल रहा है 10 लाख? बिकॉज आपको सीधा सीधा बता दिया कि कितना नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर है 10 लाख, और फिर ड्यूरिंग द ईयर कोई शेयर इशू नहीं हुआ, कोई रिडीम, कोई बाईबैक नहीं हुआ, कोई बोनस इशू नहीं था, कोई पार्टली पेड शेयर्स नहीं था। समझ में आ रहा है? ये सब झमेला होता तो वानोस कैलकुलेट करने का जरूरत पड़ता, चेंज होता। सर इसमें कुछ डेटा दिया हुआ भी है तो वो सिर्फ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन का डेटा भी देख के समझना है। इस क्वेश्चन में जो कन्वर्टिबल डिबेंचर का डेटा दिया हुआ है वो क्या चीज का डेटा है? वो डेटा है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का, which will be used in calculation of diluted earnings per share. It will not be used in the calculation of basic EPS. बात समझ में आ रहा है? डाइल्यूटेड ईपीएस बोलो कैसे निकलता है सर? हम लोग पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो ईपीएस का डेटा है वो पहले लिख देते हैं, उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एडजस्टमेंट करने का जरूरत पड़ता है। 20 लाख और ये 10 लाख। अब बताओ क्या चेंज करने का जरूरत है? ऐसे मान लो जैसे कि डिबेंचर्स कन्वर्ट हो चुका इक्विटी शेयर में, तो बोलो पाफेश में कुछ चेंज होगा? करेक्ट सर, जो इंटरेस्ट दे रहे थे, अगर मान लीजिए आप डिबेंचर्स कन्वर्ट हो गया इक्विटी में, तो मतलब डिबेंचर्स अब नहीं है। जब डिबेंचर ही नहीं है तो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। इंटरेस्ट अगर नहीं देना पड़ेगा तो आपका प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स चेंज हो जाएगा। करेक्ट? कैलकुलेट करके बोलो आराम से। सर कितना नंबर ऑफ डिबेंचर है? 20,000 डिबेंचर्स है, 100 रुपए का, तो डिबेंचर्स का टोटल अमाउंट बोलो। 20,000 इंटू 100, 20 लाख। 20 लाख का 12%। इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है 2,40,000। अच्छा, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा 240 से। जैसे ही प्रॉफिट 240 से बढ़ेगा सरकार आ जाएगा और बोलेगा मेरे को पहले इसके ऊपर 30% दे दो, तो 240 का 30% तो सरकार ले जाएगा। तो पाफेश प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना बढ़ेगा? 1,68,000। करेक्ट है? तो इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेजेंट कर देना, 20,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 1 माइनस 0.3, तो ये तो चेंज आएगा पाफेश में। पाफेश में यही तो चेंज आएगा। लिख सकते हो, लिख सकते हो। अच्छा, ये तो हुआ न्यूमरेटर में, पाफेश में चेंज। डिनोमिनेटर में बताओ क्या चेंज आएगा? सर 20,000 इंटू 10 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आप इशू करोगे, तो इतना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएगा 2 लाख। तो पहले न्यूमरेटर बताओ। 21,68,000 डिवाइड बाई 1.81 पर शेयर। प्रेजेंटेशन बुक के, हाँ ठीक है चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन कोई यहां तक? अच्छा एक बात बताओ, ये यहां पे बेसिक अर्निंग पर शेयर था 2, क्या ये डीईपीएस कैलकुलेट करते 2.1 आता? ऐसा हो सकता था क्या? हो सकता था। तो हम लोग उसको इग्नोर करते, तो फिर हम लोग क्या लिखते हैं? यहां पे ब्रैकेट में लिखते हैं ये तो एंटी डाइल्यूटिव इन नेचर है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। फिर हम लोग लिखते हैं बीईपीएस इज इक्वल टू डीईपीएस इज इक्वल टू 2। अगर एंटी डाइल्यूटिव होता तो, ये तो डाइल्यूटिव इन नेचर ही है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। डाइल्यूटिव, एंटी डाइल्यूटिव, समझ में आ गया? एंटी डाइल्यूटिव कब होता है? एंटी डाइल्यूटिव का मतलब उससे ज्यादा, अगर उससे ज्यादा आ गया, अगर आपका डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर का आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो वो बेसिक ईपीएस से ज्यादा आ जा रहा है, इसका मतलब वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर एंटी डाइल्यूटिव है, उसको प्लीज इग्नोर करो। ठीक है? अच्छा एक बार बुक का प्रेजेंटेशन देखने के लिए बोला जा रहा है, तो देख लेते हैं ये लोग क्या किया। बेसिक ईपीएस तो ये लोग सीधा सीधा कैलकुलेट किया, कोई झमेला नहीं है। फिर पहले नंबर ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 20 ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू, यहाँ पे ये ना 20 नहीं होगा, ये होगा 20,000, ये 20,000 होगा। नहीं ये 20 ब्रैक कॉमा के बाद यहाँ पे 20,000 लिखना था। ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 10 ऑर्डिनरी शेयर। इंटरेस्ट का खर्चा निकाला,
टैक्स कितना है वो निकाला, एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिया, पाफेश अलग से निकाला 2168, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 2 लाख निकाला, कितने से इंक्रीज होगा, तो फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यूज्ड टू कंप्यूट डाइल्यूटेड अर्निंग्स 12 लाख निकाला, और उसके बाद ये वाला पूरा का पूरा काम अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एडजस्ट करके जो कर दे रहे हैं ये लोग एक एक लाइन में कर रहे हैं। एकदम परफेक्ट, पक्का चलेगा ये बेस्ट तरीका करने का, ऐसे ही करना है। नहीं इसमें क्या होगा, अच्छा सर ये 7 मार्क्स का बनेगा क्या, पहला बात तो बता दे, अगर एक ही चीज पूछना हुआ है लोगों को, खाली डीईपीएस पूछना रहा मान लो, तो वो तो एमसीक्यू में देके निकाल देगा। अगर ये लोग 7 मार्क्स का क्वेश्चन दिया तो हम दिखाएंगे कैसा क्वेश्चन देगा, उसमें तुम लोग को पाफेश भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और वानोस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड फिर तुमको डीईपीएस या बीईपीएस बताना पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा क्या, हाँ टाइम वाला करेक्ट। वानोस में मतलब ब्रेक हो रहा है बीच बीच में, कि बीच में शेयर्स इशू हुआ है या फिर बोनस इशू है या फिर राइट इशू है, राइट इशू में हल्का सा झमेला है ना, वो डिजर्व करता है 7 मार्क्स। ये खाली इतना सा चीज पूछ के 7 मार्क्स नहीं दे सकता है, ये एमसीक्यू में पूछेगा, और एमसीक्यू में तो इससे पक्का क्वेश्चन मतलब मान के चलो कि हर 2 टर्म में एक क्वेश्चन ईपीएस का एक एमसीक्यू पक्का आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय एफ लिमिटेड। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 86,50,000, ये नेट प्रॉफिट दे दिया। उसके बाद ये कब का बोला सर, फाइनेंशियल ईयर 2021 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। पेड अप कैपिटल 25 लाख ऑर्डिनरी शेयर 10-10 रुपए का, 1 लाख 10% डिवेंचर है 100 रुपए का, विच वर इशूड ऑन 31st, ये 30th सितंबर होगा, 30th सितंबर 20। टैक्स रेट 30%, कन्वर्जन रेट 10 ऑर्डिनरी शेयर फॉर ईच डिवेंचर, कैलकुलेट डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर। कैसे नहीं समझ में आ रहा ना, डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर निकालना, रफ वर्क करके निकाल लो, पहले आंसर निकाल लो। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या होगा सर, यहां पर 86,50,000 ही है। अरे पाफेश तो 8650 है, पाफेश तुमसे कैलकुलेट नहीं करवा रहा है क्वेश्चन, पाफेश तुमको सीधा सीधा दे दिया। ये नेट प्रॉफिट दे रहा है फॉर द ईयर, तो इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट माइनस हुआ है कि बिफोर इंटरेस्ट है, ये आफ्टर इंटरेस्ट है कि बिफोर इंटरेस्ट है, तुम लोग बोल रहे हैं आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर इंटरेस्ट है ये। अच्छा हाँ ठीक है, तो यही पाफेश हुआ ना फिर, आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स 86,50,000 जो आया, ये इंटरेस्ट देने के बाद टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो वाला प्रॉफिट दिया हुआ है, पाफेश दिया हुआ है ये। अब तुमको क्या चाहिए, पहले बेसिक अर्निंग पर शेयर का बात करते हैं, पहले बेसिक अर्निंग पर शेयर का बात करते हैं। ये पाफेश है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो 25 लाख है, तो बेसिक ईपीएस बोलो 86,50,000 डिवाइड बाई 34 पॉइंट क्या बोल रहे हैं 3.46 पर शेयर। अपने क्या करते हैं, डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर निकालने के लिए इसी को तो एडजस्ट कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो एडजस्ट करके बताओ जरा। $86,50,000 में बोलो क्या प्लस करें, 1 लाख 10% डिबेंचर है 100 रुपए का, तो 10 लाख हुआ, 10 लाख का 10% कितना होता है 1 लाख। बट सर ये इशू हुआ है 30th सितंबर 20 को, तुमको ऑब्वियसली टाइम प्रोपोर्शनेट डेटा लेना पड़ेगा। तुम इंटरेस्ट कितना दिया 20-21, फाइनेंशियल ईयर 20-21 में इंटरेस्ट का खर्चा कितना 1 लाख इंटू 100, अच्छा 100 लाख हुआ, 100 लाख का 10% 10 लाख, 10 लाख का 6 महीना का 5 लाख, 5 लाख आ रहा है 5 लाख।
माइनस 50%, 30%, 1,50,000। ठीक है, न्यूमरेटर में ये चेंज है, 3.5 लाख से प्लस हुआ। फिर से कैलकुलेट करके देखो सर पाफेश में क्या चेंज आएगा। अगर डिबेंचर्स कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर्स में तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट का खर्चा नहीं लगेगा। इंटरेस्ट का खर्चा आप ऑलरेडी 6 महीने का चार्ज कर रखे हो। 1 लाख डिबेंचर, 100 रुपए का, 100 लाख रुपए का डिबेंचर के ऊपर 10% मतलब 10 लाख रुपए इंटरेस्ट, लेकिन सर 6 महीने का खाली 5 लाख होता है, और 5 लाख के ऊपर 30% दैट इज 1,50,000 का टैक्स लग जाएगा। तो इसका मतलब नेट में 3.5 लाख से पाफेश प्लस होगा, नेट में 3.5 लाख से पाफेश प्लस होगा। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में पहले तो आप लिख दिए कितना नंबर ऑफ शेयर्स, 25 लाख। अभी यहां पे केयरफुल रहना, नंबर ऑफ शेयर्स भी 6 महीना लेना है, नंबर ऑफ शेयर्स भी 6 महीने का लेना है। तो सर ये कन्वर्ट कितने में, क्या कन्वर्जन रेशियो, 10 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर ईच डिबेंचर। तो 1 लाख डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देंगे इंटू 10, 10 लाख। बट सर 6 महीने का लेंगे तो इंटू 6/2। टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर अभी कितना है, 1 लाख। कन्वर्जन रेशियो तुम देख, 10 ऑर्डिनरी शेयर फॉर ईच डिबेंचर, तो 10:1। तो कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू होगा कन्वर्जन के टाइम पर, 10 लाख। 1 लाख डिबेंचर इंटू 10, 10 लाख। बट सर ये 10 लाख 30 सितंबर से 31 मार्च तक टाइम वेटेड अगर आप लोगे तो खाली 5 लाख ही अपने को कंसिडर करना है। हाँ, ये भी 5 लाख लेंगे। हाँ, ये भी 6 महीना, टाइम फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेट करके बता दो कितना आ रहा है। अच्छा, पूरा कैलकुलेट करके ₹3 पर शेयर आ रहा है क्या? इसका ना पूरा कंप्लीट आंसर लिखा हुआ नहीं है, तो तुम लोग कॉपी में लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5, पहले लिखो बेसिक अर्निंग पर शेयर। सर अगर क्वेश्चन में खाली डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर पूछा है ना, तब भी एक बार पहले बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करो। अगर क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में खाली बेसिक ईपीएस पूछा है, चेक करो क्वेश्चन, खाली बेसिक ईपीएस पूछा है, सॉरी डाइल्यूटेड पूछा है, खाली डाइल्यूटेड पूछा है, तब भी तुमको एक बार बेसिक कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? डाइल्यूटिव है कि एंटी डाइल्यूटिव है, ये चेक कैसे करोगे नहीं तो। ठीक है, सीधा क्वेश्चन में सिर्फ डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर पूछा है, फिर भी अपने पहले बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करेंगे सो दैट अपने कमेंट कर सके अपॉन वेदर द पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आर डाइल्यूटिव और एंटी डाइल्यूटिव। बेसिक अर्निंग्स पर शेयर इज इक्वल टू 86,50,000 डिवाइड बाई 25 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स, ₹3.46 पर शेयर। फिर लिखो डाइल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में लिखे 86,50,000 डिवाइड बाई 25 लाख प्लस, बोलिए। हाँ, मतलब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, मतलब पूरा अगर कैलकुलेशन बताना हो, इंटू 10% इंटू 6/12, जीरो पॉइंट, ये ब्रैकेट वाला कैलकुलेशन एकदम क्लियर कट दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है। प्लस बोलो कितना, कैसे लिखें, 1 लाख इंटू 10 इंटू 6/12, ₹3 पर शेयर आ रहा है क्या पूरा कैलकुलेट करके? डाइल्यूटिव लिखना जरूरी नहीं है, एंटी डाइल्यूटिव हुआ तो जरूर लिखना, क्योंकि एंटी डाइल्यूटिव हुआ तो एक और लाइन लिखना पड़ेगा कि सिंस पोटेंशियल इक्विटी शेयर इज एंटी डाइल्यूटिव इन नेचर, वी विल नॉट कंसिडर इट इन द कैलकुलेशन ऑफ DEPS,
देयरफॉर DEPS इज इक्वल टू BEPS वाला चीज करके दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 मत करना, क्वेश्चन नंबर 6 अभी मत करना, 7 भी मत करो, 8 देखो। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। हाँ हाँ करो। राइट इशू में तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा अब। करो, चलो अपने आप करो, देखते हैं कैसे नहीं आया। 3 स्टेप प्रोसेस इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। ऑल राइट, यस युता, ऐसा नाम है हम क्या? नहीं, डायरेक्ट कर दो कैलकुलेशन। क्या मजा चल रहा है एकदम, तुम लोग अपना ही केमिस्ट्री चल रहा है, फिजिक्स, बायो, क्या फाइनेंस चल रहा है। थैंक गॉड। क्या कर रहा है, कर भाई ट्राई अपने आप। ओ कर सकते हो तुम लोग। उसको पोर्ट्रे कर लो, नाम बोलिए, यशवी, यशिका, याशिका, पोर्ट्रे, और या फिर वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी उसके साथ, एक तो वो भी कर लो, मतलब वो बंद नहीं हो अपने आप स्क्रीन। अच्छा वो स्ट्रगल करते रहेंगे बट वो चेंज नहीं करते सेटिंग। अच्छा आइडिया। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सा बच्चा सबसे पहले करता है। हाँ रीस्टेटेड निकालना ही है, ये नीडलेस टू से रीस्टेटेड तुमको निकालना ही है। एवरीवन अटेंडिंग ऑनलाइन गाइज, तुम लोग भी कंफर्म करना आंसर आते ही। और क्या मैनेज हो पा रहा है आराम से?
राइट अलॉटमेंट के जस्ट पहले, फेयर वैल्यू बिफोर राइट। वेल डन। अब क्या होगा, तो बोल दिया। चेक भी कर लिया आंसर, ठीक। थोड़ा क्या, पूरा ही देखना, रुक जा 2 मिनट। डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट और टाइम है, फटाफट। अच्छा 2 मिनट, ठीक। 10 सेकंड हो गया। अच्छा ओके ठीक है, फटाफट करो। आदि हो गया, अनादि हो गया। कहाँ चैलेंज आ रहा है? बोनस एलिमेंट आई थिंक 20,000 है। तुम उसको अप्रोक्सीमेट कर सकता है, राउंड ऑफ कर सकता है। हाँ ठीक है, 5 डेसिमल प्लेस किया तो कितना तुम्हारा, कितना आ रहा है बोनस? 20,835 आ रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, तुम 20,835 के हिसाब से भी कर देगा तो चलेगा। कर दें? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। तो पहले बेसिक ईपीएस ऑफ 1920, बोलो बेसिक ईपीएस ऑफ 1920। 10 लाख बाई 5 लाख।
₹2 पर शेयर क्या? बेसिक ईपीएस ऑफ 2021। ये निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए? वानोस। और वानोस निकालने के लिए पहले बोनस एलिमेंट चाहिए। तो अपने क्या लिख रहे हैं? पाफेश कितना है बोलो तो पहले? 15 लाख। अब डिवाइड बाय वानोस जो लिखेंगे वो वर्किंग नोट के थ्रू निकाल रहे हैं, ठीक है? वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ बोनस एलिमेंट इन राइट इशू। तुम इसको नाम वर्किंग नोट नहीं देते तो भी तुम डायरेक्टली फेयर वर्क में दिखा रहे थे। अभी बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ऐसे ही प्रेजेंट करना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। बोलो, देखते हैं क्या नहीं दिया हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स ठीक है। टर्म्स ऑफ राइट इशू 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। फेयर वैल्यू ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट। हाँ, तो इसमें भी अपने को टाइम पीरियड नहीं दिया तो अपने को क्या ज्यूम करना पड़ेगा? 1 अप्रैल 20 के दिन राइट इशू हुआ है, यह अजम्पशन है। अच्छा, बोनस एलिमेंट निकालने के लिए हाँ बोलो, क्या चैलेंज है? बोलो। डेट नहीं दिया हुआ है ना, इंस्टीट्यूट का मैट का क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट के मैट से एज इट इज लिया हुआ। वो लोग भी अपना क्वेश्चन पेपर जो बनाया वो इंस्टीट्यूट का मैट से देख के एज इट इज बना दिया, जो लास्ट डे भी अपने किए थे। तो अब अगर कुछ भी दिया हुआ नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अपने 1 अप्रैल 20 मान लिए। जो लास्ट जब तुम लोग को सम कराए थे वो हम जानबूझ के एग्जीक्यूट किए थे कि भाई उसमें तुम चेंज करो। एग्जाम्पल हम थोड़ा सा चेंज करने के लिए लिखाए थे कि तुम ऐसे मानते हुए सम सॉल्व करो। आइडियली ये लोग को डेट देना पड़ेगा कि राइट इशू किस दिन हुआ, ये डेट देना ही पड़ेगा। नहीं दिया तो सर हम लोग एग्जाम में क्या करें? एग्जाम में इनफैक्ट आ भी गया ऐसा क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करें? हम लोग क्या करेंगे? ईज ऑफ डूइंग सम के लिए हम लोग 1 अप्रैल 20 मानेंगे। नहीं दिया तो क्या करें? 1 अप्रैल 20 के दिन राइट इशू हुआ है, नया साल का बिगनिंग में राइट इशू हो गया, अपने ये मानते हुए सम सॉल्व कर देंगे, ठीक है? ये लोग भी क्या ऐसे ही आंसर किया है क्या? ये लोग कैसे किया है? हाँ, तो क्या है, इस क्वेश्चन में डेट मिसिंग है, तो तुमको कुछ भी करना था। ये लोग आइडियली ये लोग क्या कर रहा है कि यहां पे राइट इशू का डेट ये लोग देना मिस कर दिया। ये लोग को देना था 1 जुलाई, 1 जुलाई इन लोग को देना था, नहीं दिया। नहीं तो अरे बाबा, यहाँ पे ऐसा है कि इंस्टीट्यूट का मैट का क्वेश्चन और इंस्टीट्यूट का मैट का आंसर अपने यहाँ पे लिख दिए। एग्जाम में जब आएगा तो तुमको डेट देना पड़ेगा। डेट नहीं दिया तो हम लोग को अजम्पशन, हम लोग इजी अजम्पशन लेंगे 1 अप्रैल 20 के दिन इशू हुआ है, राइट इशू हुआ है। हाँ, मंथ नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है? यहां पे अभी क्या इंस्टीट्यूट का आंसर को मैच कराने के लिए हम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दें, एक लाइन जस्ट लिख दे, द राइट शेयर्स आर अलॉटेड ऑन 1 जुलाई। नहीं, ठीक है, तो फिर यहां पे तुमको एक काम करना पड़ेगा। यहां पे लिखो अज्यूमिंग द राइट शेयर्स आर अलॉटेड ऑन 1 अप्रैल 20। ठीक है, चलो ऐसे कर लो, अज्यूमिंग द राइट शेयर्स are allotted on 1 April 20। थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस बोलो कितना है? कैसे निकाला बोनस का वो बताओ? 4 इंटू 25। अगर पहले से 4 शेयर्स है 25 करके, तो आप एक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो 20 में, और टोटल नंबर ऑफ शेयर आपके पास हो जाएगा 4 + 1 5। तो बोलो कितना हो रहा है? ₹24 पर शेयर। एडजस्टमेंट फैक्टर डन है।
वेरी गुड। एडजस्टमेंट फैक्टर बोलो, फेयर वैल्यू बिफोर राइट दैट इज कम राइट प्राइस बाई एक्स राइट प्राइस। यही है क्या? बोनस एलिमेंट हाँ, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स इज ऐसे भी कर सकते हैं। 20 व्हाट आई एम सेइंग इज कि इसका अप्रोक्सीमेशन अलाउड है। 20,000 अगर आप लेके करोगे तो एग्जैक्ट आंसर मैच करेगा, इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकोगे। ठीक है, हाँ। तो अब यहां पे सर हम लोग क्या करें, हाँ वो हम लोग कैसे समझे, तो यहां पे देखो तुम कैलकुलेट करते समय 5th डेसिमल प्लेस तक लिख दिए। कभी कभार क्या होता है, 2nd डेसिमल प्लेस से बात नहीं बनता है, कभी कभार नहीं बनता है। इस क्वेश्चन में रेयर सिचुएशन ऐसा है, कोइंसिडेंस है कि 2nd डेसिमल प्लेस तक करने से एग्जैक्ट मैच हो रहा है। ठीक है, आइडियली तुमको क्या करना चाहिए, जब तुम एक बार पहले लिखो 5th डेसिमल प्लेस तक, एक बार कैलकुलेट करके तुम चेक कर लो कि अगर तुम 20,000 लेते हो तो क्या कैलकुलेटर पे एक कैलकुलेशन क्रॉस चेक करना तुमको आना चाहिए। कैलकुलेटर पे एक बार लिखो, तुम अगर सिर्फ 5 लाख इंटू 1.04 करते हो तो एग्जैक्ट नंबर मिल रहा है क्या? कितना मिल रहा है? 5 लाख इंटू 1.04 माइनस 5 लाख किया तो एग्जैक्ट देख 20,000 मिला। फटाफट देखो आ रहा है 20,000। तुम बोल रहे हो कि बोनस एलिमेंट है, तो आउट ऑफ टोटल बोनस इशू टोटल कितना हो रहा है? 5 लाख का 1/4 1,25,000 1,25,000 1,25,000 में से तुम कितना रुपया करके ले रहे हो? 20 रुपया करके। 1,25,000 शेयर का कितना रुपया करके ले रहे हो? 20 रुपया करके। टोटल कितना रुपया ले रहे हो? 25 लाख। अगर ये तुमने एक्स राइट प्राइस पे इशू किया होता, दैट इज 24 रुपया में इशू किया होता, तो कितना नंबर ऑफ इशू करने से, कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने से काम बन जाता? तो डिवाइड बाय 24 करो। हम फिर से कराएंगे एक बार। स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, पूरा बात क्रॉस चेक कैसे करना है वो समझा रहे हैं, सुन लो। तुम पहले करके देखा क्या? 1.04 करके देखा क्या हो रहा है कि तुम टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट कर रहे हो, खाली ये देखो। टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट कर रहे हो ये निकालो। राइट इशू करके टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट कर रहे हो, पहला काम ये करो। चलो 25 लाख रुपया कलेक्ट कर रहे हो सर। 1,25,000 इंटू 20, नंबर ऑफ राइट शेयर्स अलॉटेड इज 1,25,000। ठीक है, और एक एक शेयर का 20 रुपया करके ले रहे हो। कैलकुलेटर पे प्लीज करते जाओ, 1,25,000 इंटू 20, तो तुम टोटल 25 लाख रुपया कलेक्ट कर रहे हो। सर ये हम लोग 25 लाख रुपया कलेक्ट कर रहे हैं खाली 20-20 रुपया में इशू करके। अगर हम लोग 24 रुपया में इशू करते, जो कि थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस है, तो कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना पड़ता? 25 लाख डिवाइड बाई 24, 25 लाख 104,167 आ रहा है। तो मतलब इतना ही शेयर इशू करने से हम लोग का काम हो जाता, लेकिन हम लोग इशू कर दिए 125। अब ये जो आया नंबर कैलकुलेटर में, उसमें माइनस 1,25,000 कर दो। 20,833 इज द एग्जैक्ट नंबर। 20,833। हाँ ठीक है, मतलब ये राउंडिंग ऑफ हम बता रहे, क्रॉस चेक करोगे अगर तुम तो ये एग्जैक्ट नंबर आ रहा है। ये तो किए अपने, यही तो, ये जो कैलकुलेशन है 1 माइनस करके ही तो अपने यूज कर रहे हैं। बोनस एलिमेंट जो तुम निकाला वो तो ऐसे ही निकाला। ये हम जस्ट क्रॉस चेक करा रहे हैं कि अगर तुमको ये लिखने में 5th डेसिमल प्लेस तक तुम निकाल तो लिया, लेकिन अब जब तुम यहां पे एग्जैक्ट लिख रहा है तो डेसिमल वगैरह आ रहा है, तो तुम एक बार कैलकुलेटर में फटाफट क्रॉस चेक कर लेना और उससे क्रॉस चेक हो जाएगा कि एग्जैक्ट नंबर क्या लिखना है यहां पर।
तो 30, 35, 800 पूरा लिख दें, 50 पूरा लिख दें, हाँ चलेगा, चल जाएगा। ये लोग तो राउंडिंग ऑफ का हद कर दिया। ये लोग तो इसको सीधा 20,000 ले लिया, 1.04 और सीधा 20,000 लेके कर दिया। इतना राउंडिंग ऑफ तो आइडियली करना नहीं चाहिए। आई एम सेइंग ये राउंडिंग ऑफ भी चल जाएगा, ये तो इंस्टीट्यूट के मैट में दिया हुआ है, ये वाला राउंडिंग ऑफ भी चल जाएगा। एग्जाम में तो ये लोग इतना राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। अपने तो क्लोजर है, 5th डेसिमल प्लेस तक जब तुम करते हो तो यू आर मोर क्लोजर टू द आंसर ना। आई एम सेइंग ये लोग तो 20,000 तक कर दिए। तो अगर आप 20,800 लिख दो, 20,850 लिख दो, इट विल बी करेक्ट। नहीं तो तुम ये लिखो ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें अभी तुम्हारे पास इतना क्वेश्चन डेटाबेस ही नहीं है कि तुम ये बोल सको कि ये इंस्टीट्यूट का स्टैंड ये है। एक क्वेश्चन दिया हुआ इंस्टीट्यूट का मैट, और इंस्टीट्यूट के मैट में भी इस क्वेश्चन में भी ब्लंडर है कि डेट ही नहीं दिया है। तो तुम इसको बेस नहीं मान सकते हो कि इंस्टीट्यूट को एग्जैक्टली यही चाहिए। समझ रहा है? जहां पे स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, समझ गया? अच्छा, अभी ये 20,833 क्लियर है। तुम अगर 150 कम ज्यादा कर देते तो फर्क नहीं पड़ता, क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि इंस्टीट्यूट का आंसर में तो बहुत ज्यादा राउंडिंग ऑफ किया हुआ है। बोनस एलिमेंट आ गया? तो अभी बोलो वानोस, कैलकुलेशन ऑफ $5 लाख प्लस 20,833, ये तो अपने को स्टार्टिंग से मानना पड़ेगा। अच्छा, यही पूरा अपने को ये तो पूरा 12/12 है, लेकिन अभी यहां पे ऐसा कि इस फाइनेंशियल ईयर में तुम बाकी शेयर भी तो इशू कर दिए। ये तो बोनस एलिमेंट है, जो अदर देन बोनस एलिमेंट है वो भी तो तुम 1 अप्रैल को इशू कर दिए, वो भी तो 1 अप्रैल को इशू कर दिए, तो वो भी यहीं पे प्लस कर दो। बाकी बोलो कितना हो रहा है? कौन सा वाला? मतलब ये कैलकुलेशन? हाँ, ये देख 5 लाख तो तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर पहले से एग्जिस्ट करता है। ये बोनस एलिमेंट है, इसको तो ऐसे मान लो जैसे प्रीवियस ईयर के भी बिगनिंग में इशू हो चुका। और बाकी का जो शेयर है वो तो बोनस एलिमेंट नहीं है। वो बता कितना है? 1,25,000 माइनस 20,833 4 इंटू 12/12। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना इशू किया? राइट इशू कितना किया? टोटल नंबर ऑफ शेयर। हाँ, तुम इसको यहां पे टोटल डायरेक्टली भी अगर 5 लाख प्लस 125 करता तो भी चलता। इस क्वेश्चन में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि तुम मान लिए 1 अप्रैल इज द डेट ऑफ राइट इशू। ये तुमने मान लिया, इसीलिए इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर यही तुम 1 जुलाई मानो, तो तुमको ये पहले अलग करना पड़ता। से फॉर एग्जांपल 1 जुलाई को अगर राइट इशू होता एग्जांपल, तो 5,20,833 इंटू 3/12 करना पड़ता, और उसके बाद 6,25,000 इंटू 9/12 करना पड़ता। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर सर मान लीजिए अगर हम लोग 1 जुलाई मानते राइट इशू का डेट, तो इसका मतलब पहला 3 महीना खाली बोनस एलिमेंट लेते। 5 लाख इंटू 5 लाख प्लस 20,833, दैट इज 5,20,833 इंटू 3/12 करते, और राइट इशू पूरा कंसिडर करते 1 जुलाई से, दैट इज 6,25,000 इंटू 9/12 करते। इस क्वेश्चन में क्योंकि अपने ये अज्यूम कर लिए कि राइट इशू इज ऑन 1 अप्रैल इटसेल्फ, तो अपने को ये पूरा एक साथ पूरा लेना पड़ गया और 12/12 कर दिए। तो तुमको ये डिफरेंस क्यों निकालना पड़ा, ये बात समझ में नहीं आ रहा है। इज इट क्लियर? बोलो। हाँ हाँ, नहीं तुम इसको इजी तरीके से बोलना। टोटल राइट इशू कितना कर रहा है नंबर ऑफ शेयर? 1,25,000।
उसमें से ये बोनस है तो बाकी का पैसा लेके है। बात समझ गया? 1,25,000 माइनस 20,833, समझ गया? हाँ, यहां इस क्वेश्चन में लिख सकता था क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने डेट अज्यूम किए 1 अप्रैल, तो तुमको 20,833 का अभी यहां पे जरूरत अलग से पड़ा ही नहीं। अभी यहां पे बोलो कितना आएगा सर, और इसमें लिख देना वर्किंग नोट 2, बोलो कितना आ रहा है रुपीस 15 लाख डिवाइड बाई 6,25,000, बोलो कितना आ रहा है? अब एक काम और करना पड़ेगा जिसमें बोनस एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा। रीस्टेटेड बेसिक ईपीएस ऑफ 1920, हाँ फिर भी देना पड़ेगा। रीस्टेटेड बेसिक ईपीएस ऑफ 1920 10 लाख डिवाइड बाई 5,20,833, अब यहां पे तो तुमको 20,833 अलग से जरूरत पड़ा ही ना। समझ में आ रहा है तुमको एकदम क्लियरली? वो तो निकल लिया। क्या नाम था उसका, भूल गया। याद है किसी को जो कल बैठा था यहां पे, फर्स्ट डे आया था? एक बार क्वेश्चन और आंसर दोनों अपने आप देख लो, कहीं पे डिस्कंफर्ट है तो पूछो। क्या प्रॉब्लम है? बहुत टफ है, राइट इशू वाला बहुत टफ। वो तो तुम्हारा इंस्टीट्यूट का मैथ का दिक्कत है। एक्चुअली इंस्टीट्यूट का मैथ में प्रॉब्लम है, ये क्या करेंगे? तुम बेमतलब ज्यादा स्ट्रेस लेती हो। एग्जैक्ट मैच होना जरूरी नहीं होता है। तुम्हारा फंडा क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू शुड बी हैप्पी अबाउट दैट। नाउ यू आर क्रिएटिंग ट्रबल फॉर योरसेल्फ, बी हैप्पी। तुमको अगर समझ में आया, तुम्हारा प्रोसेस वाज राइट, फोकस ऑन द प्रोसेस। लिखो नोट इन इंस्टीट्यूट मटेरियल they have assumed date of right issue 1st July 20. Both solutions are correct. वानोस का कैलकुलेशन चेंज हो जाता। तुम लोग को हम दिखा देते हैं। ये लोग क्या किया, देखो 24 तो निकाला ही, एडजस्टमेंट फैक्टर 1.04 निकाला, फिर बेसिक ईपीएस तो 15 लाख डिवाइड बाई 1.04 इंटू 3/12 किया, और 6,25,000 इंटू 9/12 किया। बात समझ रहे हो? ये 5 लाख इंटू, ये लोग 1.04 ही लिया, तो मतलब 20,000 बोनस एलिमेंट ले लिया। बोनस एलिमेंट ये लोग खाली 20,000 ही लिया, तो 5,20,000 को 3 महीना माना, और 6,25,000 को 9 महीना माना। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि 3 महीना बाद ये लोग राइट इशू मान रहा है। हाँ, रीस्टेटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर 10 लाख डिवाइड बाई 520 हो गया सीधा 1.92। डन है? In institute material they have assumed a date of right issue 1st July 20. Both solutions are correct.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नोट, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 करना है। डन, वेल डन। सी लिमिटेड है 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 20। फिर 1 जनवरी 21 बोलो कितना महीना बाद, कितना महीना बाद, जल्दी से। 9 months। It issued 2 ordinary shares bonus for each share outstanding on 31st December 20। तो इसका मतलब 10 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग था, बोनस इशू कर रहा है 2 ऑर्डिनरी शेयर फॉर ईच शेयर। तो बोनस नंबर ऑफ शेयर्स बोलो 20 लाख। नंबर ऑफ बोनस शेयर इज 20 लाख, क्योंकि 2:1 है, एक के बदले 2 है। इसको रीड ठीक से करना पड़ेगा। इशूड 2 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर ईच शेयर आउटस्टैंडिंग, एक के बदले 2, 10 लाख के बदले 20 लाख। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया बोनस इशू के बाद? 30 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1920 9 लाख, प्रॉफिट फॉर 2021 30 लाख। कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर 2021, एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर फॉर 1920। तुमको है ना इसमें बेसिक अर्निंग पर शेयर ऑफ 1920 पूछा ही नहीं है, बेसिक अर्निंग पर शेयर 1920 का पूछा ही नहीं है, सीधा 2021 का पूछा है। और 1920 का निकाल तो सकते हैं क्या सब? निकाल तो सकते हैं। 9 लाख का देखो पाफेश तो दे दिया, 9 लाख डिवाइड बाई 10 लाख 0.90 पर शेयर लिख सकता था, बट ये जरूरत नहीं है। सीधा अपने स्टार्ट कर रहे हैं कहां से? 20-21 30 लाख डिवाइड बाई 30 लाख डिवाइड बाई 30 लाख, हाँ देखो कैसे। फर्स्ट अप्रैल 20, यहां पे नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग था 10 लाख। फिर 1 जनवरी 21 के दिन बोनस दे दिया, कितना बोलो? तो टोटल हो गया 30 लाख शेयर, ठीक है। पर सर बोनस को तो हम लोग ऐसे मानते हैं जैसे ये इशू हो चुका है पिछले साल के भी बिगिनिंग में, पिछले साल के भी बिगिनिंग में, करेक्ट है ना? तो इसका मतलब ये बोनस शेयर ऐसे मान लो जैसे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में तो पूरा था ही, करंट ईयर में तो पूरा आउटस्टैंडिंग था ही। तो इसका मतलब पूरा 12 मंथ्स कितना नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग मानेंगे? पूरा 30 लाख मानेंगे। बोनस को तो ऐसे मानते हैं कि इट वाज अलॉटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के भी बिगिनिंग में, तो इसीलिए तो एडजस्टेड ईपीएस निकालेंगे पिछले साल का। डन, लिखो क्वेश्चन नंबर 9। ₹1 पर शेयर आएगा। बोनस शेयर्स आर considered from the beginning of the previous year। Bonus shares are considered from the beginning of the previous year, comparative year। हाँ हाँ, तभी तो आप बोनस एलिमेंट को भी, राइट शेयर्स के अंदर भी बोनस एलिमेंट आप पिछले साल से मानते हो। तुम लोग सिर्फ एग्जाम्पल्स भी ना रिवाइज नहीं कर रहा है साथ साथ, तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। हाँ, मतलब एक चीज करा दो बस प्लीज, मल्टीपल चीज नहीं होना चाहिए। ओके चलो, नहीं सब अच्छा अच्छा है। इसके बाद
नहीं, तुमको भी अच्छा लगेगा। चलो देखो, ठीक है, लिखो एडजस्टेड बेसिक ईपीएस ऑफ 1920। नहीं, मेरे पास नहीं है, बोल देना। वो वाला है। ये बोलो कितना आ रहा है? ₹0.30 पर शेयर। वेल डन। सही में पूरा। हटाएं, हटाएं। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करना है, 11 करना है। नहीं, ये एकदम सिमिलर क्वेश्चन है राइट इशू का। चलो ये राइट इशू का एक और क्वेश्चन अपने आप करो। ऐसे नहीं होगा, इतना इम्पेशेंट तरीके से सिलेबस नहीं हो सकता है। अगर ये सब चीज टफ लग रहा है तो अभी तो सिलेबस स्टार्ट ही नहीं हुआ है। थोड़ा सा फोकस के साथ करो। हाँ तो ध्यान दो, तो थोड़ा और ध्यान दो, फोकस लेके आओ, ऐसे थोड़ी ना होगा। अभी मतलब इतना, मतलब ये तो इजी टॉपिक्स में से है, ये इजी ही है, बिल्कुल इजी है। हाँ तो करो ना फोकस के साथ, बात कम करो, सॉल्व करो, ज्यादा करो। क्या मतलब अलग अलग से बोले? बोनस या राइट इशू अगर रहेगा तो रीस्टेटेड ईपीएस अगर ना भी पूछे तो भी कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। अगर बोनस इशू या राइट इशू है तो प्रीवियस ईयर वाला रीस्टेटेड ईपीएस कैलकुलेट करके दिखाना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ठीक से ऑब्जर्व करो, कैलेंडर ईयर इज द अकाउंटिंग ईयर
1st Jan to 31st December is the accounting year. तुम लोग अपना सॉल्व कर रहे हो। कितना 1 ये चेक करोगे, ये चेक करके बताना है। ये कैलकुलेट करके क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे 2020 एक फाइनेंशियल ईयर है, 2021 एक फाइनेंशियल ईयर है। कैलेंडर ईयर इज द अकाउंटिंग ईयर ओवर हियर। बताओ राइट इशू का वो बताओ रेशियो 1:5, 1 लाख इंटू 1/5 20,000।
ये कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? हाँ 117,500 रीचेक बोलो। हाँ ये 1,20,000 कैसे आया? क्योंकि नंबर ऑफ बोनस, यहां पे नंबर ऑफ राइट इश्यू भी पूरा कंसीडर कर लिए। 1 मार्च को राइट इश्यू अलॉट हो गया, कितना नंबर ऑफ राइट इश्यू अलॉट हुआ? हाँ 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000। हाँ फिर और क्या क्वेश्चन क्या बचा फिर पूछो। कितना? 1 मार्च से 31 दिसंबर। कैलेंडर ईयर इज द अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर इज द अकाउंटिंग ईयर। 1 जनवरी 21, बार बार बोला भी तो 2020 देख, 2020, 2021, 2021 का मतलब 1 जैन टू 31 दिसंबर। नहीं माने क्या, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करके तो समझना पड़ेगा, माने नहीं है, क्वेश्चन में बोला है साफ साफ। देख क्या लिखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2020 का 220, 2021 का 3 लाख। कैलेंडर ईयर इज द अकाउंटिंग ईयर। और देखना तुमको यहां पे दिया हुआ स्टार्टिंग 1 जनवरी 21 के दिन इतना, सर ये 1 जनवरी 21 के दिन ओपनिंग बैलेंस क्यों दे रहा है? इसका मतलब 1 जनवरी इज द ओपनिंग डेट। समझ रहे? माने नहीं है, एकदम स्पष्ट क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन है कि कैलेंडर ईयर इज द अकाउंटिंग ईयर। और ये बात हम तुम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करा तब भी हम बोल चुका था, ध्यान देना कैलेंडर ईयर इज द अकाउंटिंग ईयर, है ना? ठीक है, अभी बोलो रीस्टेटेड ईपीएस। रीस्टेटेड में ये बोनस एलिमेंट 5,000 को कंसीडर कर लेना है बस। तो 1,05,000 अपना वो रहेगा, 2,20,000 डिवाइड बाई 1,05,000। रीस्टेटेड ईपीएस कितना होगा? 2,20,000। हाँ तुम राउंड ऑफ करोगे तो 2.1 आएगा। नहीं तुमको थर्ड प्लेस में देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ तब फिर उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तुम सेकंड डेसिमल प्लेस तक लिखते हो तो राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा। 2.10 आ रहा है इस क्वेश्चन में। अगेन अब तुम बोलोगे राइट इशू टफ है या राइट इशू कंफ्यूजिंग है, तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम अगर सिली मिस्टेक करोगे तो उसका आंसर इंस्टीट्यूट के पास नहीं है, ठीक है? एकदम सिंपल है। डेट दिया हुआ था तो सिंपल हो गया ना। अब वो डेट नहीं दिया हुआ तो एक अजम्पशन बेस्ड है, क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। बेमतलब का ट्रबल क्रिएट मत करो अपने लिए, है ना? इजी रहेगा एकदम, कॉन्सेप्ट को खाली फॉलो करो। अच्छा ये अभी हम इसके बाद कुछ लिखे ही नहीं है, कैसे दिखा दें? तो कुछ नहीं लिखे इसके बाद। अच्छा ये पूरा सॉल्व कराना है क्या मेरे को कि कर लोगे? कर लिए। मतलब इसमें जो मेन 2 वर्किंग था, बोनस एलिमेंट का और वानोस का, इसके अलावा आई डोंट थिंक कि इसमें और कुछ भी है। ये 1,20,000 कैसे आया मालूम है? टाइमलाइन बना के बताना पड़ेगा तुमको। कभी भी अगर ना समझ में आए तो प्लीज टाइमलाइन बना लेना। हम हर एग्जांपल में टाइमलाइन बना बना के बताएं, तो एक बार टाइमलाइन ट्राई करो ना खुद से, इजी लगेगा। जरूरत नहीं है, नहीं समझ में अगर आ रहा हो, डेट वाइज कंफ्यूजन हो रहा हो डेट्स में, तो टाइमलाइन बना के देखो, हमेशा क्लियर दिखेगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 इज डन। क्वेश्चन नंबर 12। और इजी है। अब देखो क्या है कि थोड़ा सा पेन होता है, ये लोग को दर्द होता है कि इतना छोटा सा इजी सा क्वेश्चन दिए और फिर 7 मार्क्स दे दे। तो इस इजी क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा बनाने का तरीका है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनाने का तरीका है, बट इट स्टिल रिमेन्स वेरी इजी। मतलब ये लोग इजी को टफ कैसे बना देगा? नहीं बना पाएगा। देखो तुम बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा बना दिया सो दैट लगे टफ है। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर द पीरियड एंडिंग 10, 11, 12। अगेन ये क्वेश्चन का डेटा देखते ही तुमको समझ में आना चाहिए कि कैलेंडर ईयर इज द अकाउंटिंग ईयर। कैलेंडर ईयर इज द अकाउंटिंग ईयर। अगेन व्हेन प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द पेरेंट एंटिटी दिया हुआ है।
शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर राइट इशू बता दिया। देखो ये क्या बताया, पाफेश बता दिया तुमको पहले लाइन में पूरा पाफेश बता दिया 3 साल का। मतलब पाफेश तो अपने से कैलकुलेट नहीं करवाएगा, 3 साल का लगातार पाफेश बता दिया। फिर बोल रहा है शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर राइट इशू इज 500 शेयर्स, राइट इशू 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 आउटस्टैंडिंग शेयर्स, 1:5 है। कितना नंबर ऑफ राइट इशू है बोलो तो? 100 शेयर्स। अरे सर बिफोर राइट इशू 500 शेयर है, 1:5 का राइट ऑफर है, तो 100 शेयर्स इज राइट ऑफर। एक्सरसाइज प्राइस है 5, मतलब ऑफर प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस का मतलब ऑफर प्राइस। हम लोग शेयर होल्डर लोग को बोल रहे हैं कि तुम लोग 5-5 रुपए में 100 शेयर सब्सक्राइब कर सकता है, 5-5 रुपए में 100 शेयर सब्सक्राइब कर सकता है। डेट ऑफ राइट इशू एकदम क्लियर कट बता दिया, 1 जनवरी 11। अच्छा लेकिन फिर से लास्ट डेट टू एक्सरसाइज राइट 1 मार्च 11। केयरफुल, तुमको यहां पे कंफ्यूज करने का कोशिश किया जा रहा है। अब देखते हैं तुम कंफ्यूज होते हो या नहीं, ये देखने वाली बात है। ये जो ऑफर दिया कंपनी, बोला शेयर होल्डर्स को, सुनो शेयर होल्डर्स लोग, तुम लोग को 1:5 का राइट शेयर्स ऑफर कर रहे हैं। ये वाला अनाउंसमेंट किस दिन किया? डेट ऑफ राइट इशू 1 जनवरी। बोला कि अगर तुम लोग को सब्सक्राइब करना है तो 1 मार्च तक कर देना। तो अब तुम राइट अलॉटमेंट का डेट क्या लोगे, 1 जनवरी की 1 मार्च? 1 मार्च, क्योंकि राइट शेयर्स एक्चुअली अलॉट होगा 1 मार्च को, जस्ट अनाउंसमेंट हुआ है 1 जनवरी को। तो तुमको राइट शेयर्स का डेट लेना है 1 मार्च। इसका मतलब सर 1 जनवरी बिकम्स इररेलेवेंट? बिल्कुल। मार्केट प्राइस ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर इमीडिएटली बिफोर एक्सरसाइज। देखो इमीडिएटली बिफोर एक्सरसाइज, इमीडिएटली बिफोर राइट इशू, तो तुमको यहां से भी क्वेश्चन क्लू दे दिया कि तुमको क्या डेट मानना है। 1 मार्च के दिन जब राइट अलॉट किए उसके जस्ट पहले क्या प्राइस था? 11 रुपया। इसी को अपने बोलते हैं फेयर वैल्यू बिफोर राइट या फिर कम राइट प्राइस। फेयर वैल्यू बिफोर राइट बोल लो, करंट मार्केट प्राइस बोल लो, या कम राइट प्राइस बोल लो, एक ही बात है, 11 रुपया। रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर। मतलब यहां पे क्वेश्चन तुमको और स्पष्ट कर रहा है कि देखो भैया कैलेंडर ईयर इज द काउंटिंग ईयर, कहीं तुम गलती मत कर देना। क्या 2 और 10 वाला ही कहानी हो गया। यहां पे तुमको 3 साल का ईपीएस कैलकुलेट करना है, 3 साल का। तो ये जो काम हो रहा है राइट अलॉटमेंट वाला काम, बोलो कौन से साल में हो रहा है? 2010, 11 या 12? 3 साल है यहां पर, 2011। तो 2010 का बताओ, चलो ये कैलकुलेट करते हैं अपने। बेसिक ईपीएस ऑफ 2010, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। बोलो कितना बाई कितना? 1100 बाई 500। क्या बोलो कितना आ रहा है? 2.20 पर शेयर। उसके बाद ठीक है, बेसिक ईपीएस ऑफ 2011, पाफेश बोलो कितना दिया हुआ है? वानोस अभी दिया हुआ नहीं है, और ये तुमको थोड़ा सा मेहनत करके निकाल के लेके आना है, जो कि हम लोग करेंगे वर्किंग नोट में। तो थोड़ा सा यहां पे जगह छोड़ दो, क्योंकि तुमको अभी बेसिक ईपीएस ध्यान से समझना, कैसे तुम अंदाज लगाओगे कि इतना जगह छोड़ना है। अभी तुमको निकालना है बेसिक ईपीएस ऑफ 2011, उसके बाद रीस्टेटेड ईपीएस ऑफ 2010 भी बताना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछा नहीं है तब भी, रीस्टेटेड ईपीएस ऑफ 2010 प्रीवियस ईयर वाला, करेक्ट। और उसके बाद तुम बेसिक ईपीएस ऑफ 2012 भी बताओगे। तो इतना जगह छोड़ दो और अपने नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ, सीधा वानोस करे क्या? कैलकुलेशन ऑफ वानोस लिख रहे हैं सीधा, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फॉर 2011। बोलो एक्स राइट प्राइस। अगर किसी के पास 5 शेयर है, कितना कितना रुपया फेयर वैल्यू बोलो तो? 11 रुपए का, और वो 1 शेयर और सब्सक्राइब कर सकता है सिर्फ 5 रुपए में,
टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 5 + 1 6, 55 + 5 60, 60/6 इक्वल टू ₹10 पर शेयर। क्या आ रहा है? एडजस्टमेंट फैक्टर इज इक्वल टू फेयर वैल्यू बिफोर राइट डिवाइड बाई फेयर वैल्यू आफ्टर राइट। इसको हम लोग सीधा लिख रहे हैं 11/10 1.10। अब बोनस एलिमेंट लिखने के जगह हम सीधा वानोस का कैलकुलेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा मैच्योर्ड तरीका जो तुमको बुक में देखने के लिए मिला भी। हम थोड़ा सा इजी बनाने के लिए एक और स्टेप डाल रहे थे बोनस एलिमेंट। तुम ये देखो तुम समझ पाते हो कि नहीं। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, पहले एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स बताओ कितना है 500, इसी में हम कर दिए 1.1, ये रहा 2 महीने के लिए, फिर प्लस 100 शेयर करके हो गया 600, ये रहा 10 महीने के लिए, बस खत्म। यही है। अब तुम इसको बोनस एलिमेंट निकाल के करो, एकदम यही आएगा। ये तुमको मैच्योर तरीका है, ये तुमको बुक्स में देखने के लिए जनरली मिलता है, डायरेक्टली ये काम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि तुम यहां पर ऑलरेडी 1.1 से इंटू किए तो तुम बोनस एलिमेंट इसमें ऐड कर दिए, सीधा देखो, सीधा बोनस एलिमेंट इसमें ऐड हो गया। जो अच्छा लगे कर लो, हम ये वाला एक और तरीका बता दिए, आंसर ऑब्वियसली सेम आएगा। ये क्या 60/6 आजकल 10 हो रहा है इंडिया में एटलीस्ट। डन है। $592 कर दें, चलेगा, एग्जाम में चलेगा। $592 यहां पे वो लिखो वर्किंग नोट 1, बता दो कितना आ रहा है 2.53 पर शेयर। अपने को एक और काम करना पड़ेगा विच इज रीस्टेटेड ईपीएस ऑफ 2010 कितना था अर्निंग्स 1100 डिवाइड बाई 550। तुम सीधा ऐसे कर सकते हो 500 इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर। डन है। लास्ट चीज जो बाकी रह गया वो है बेसिक ईपीएस। हाँ, बेसिक ईपीएस ऑफ 2012। पाफेश बताओ 1800। नंबर ऑफ शेयर्स बोलो पूरा 600। 100 शेयर तो सर पिछले साल ही इशू हो चुका, अब 2012 के लिए तो वो 100 शेयर पूरा अलॉटेड है, तो नंबर ऑफ शेयर 600 हो गया। हाँ, उस टाइम पे जो आ रहा था वो 2011 के लिए आ रहा था। 2012 में तो पूरा 600 शेयर आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर है। नेक्स्ट ईयर तो राइट अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका ना, बीच में टाइम फैक्टर का काम ही नहीं है। ₹3 पर शेयर। ये 600 कैसे आया? नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स कितना था बताओ, क्वेश्चन देख के लो। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स कितना था 500। राइट शेयर्स कितना ऑफर किए 100। 500 + 100 600। 2012 में पूरा ये 600 शेयर आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि राइट शेयर तो 2011 में इश्यू हो चुका था। तो 2012 में व्हाट इज वानोस, 2012 में
थ्रू आउट द ईयर नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग वाज 600, तो 2012 का वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इज 600. डन. लिखना भी डन है. अब देखो ये वाला क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूरा प्रॉपर था, बल्कि थोड़ा सा ओवर इंफॉर्मेशन था जहां पे तुमको डिसाइड करना था कि डेट क्या लेना है. राइट. ये क्वेश्चन तुम्हारे मैथ से नहीं लिया हुआ है, मतलब तुम्हारे रिसोर्सेज से नहीं लिया हुआ है. हाँ नहीं, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी. डिप्लोमा आईएफआरएस का भी कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है, जैसे नेक्स्ट वाला प्रोबेबली डिप्लोमा आईएफआरएस का क्वेश्चन लिया हुआ है. तो ये बहुत स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है. आइडियली ये लोग भी जो एग्जाम में पूछेंगे आने वाले टर्म्स में, कम से कम ऐसा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पूछेंगे. मैथ में जो दिया हुआ वो छोड़ो और रिसोर्सेज में जो दिया हुआ वो छोड़ो, कम से कम एग्जाम में जो क्वेश्चन आता आया है हमेशा से आज तक वो प्रॉपर आया है. तो अभी आएगा इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट बाकी है वो कंप्लीट करेंगे. नहीं आज इसको कंप्लीट करेंगे, आज कंप्लीट करते हैं इसको फटाफट. नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. हाँ ये होमवर्क वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला तो ये कराना चाहिए था, तो ये वाला दे देना चाहिए था ना. अब तो कर लिए लेकिन you should be actually. Question number 13. देख रहे हैं तुमको क्वेश्चन? देखो तो मेरे को क्यों देख रहा है? क्वेश्चन देखो. तान्या टफ है तो तुमको टफ लग रहा है बहुत थोड़ा. ठीक. हाँ देखो. करना है. ओ अच्छा क्वेश्चन देखना हो गया, रीड करना हो गया. पूछ लें एक दो सवाल. हाँ क्योंकि हम करवाएंगे तो क्वेश्चन तो तुमको एक बार रीड करना पड़ेगा. अच्छा ठीक है चलो साथ साथ रीड करो. एंटिटी ए हैज इन इशू 25,000 4% डिबेंचर्स विद अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹1. तो टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर बताओ कितना है? टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर 25,000. सर 25,000 डिबेंचर एक रुपया का, मतलब टोटल अमाउंट भी 25,000 हुआ. यस नहीं तो यहां पे देखो ना, उससे बेटर है. ठीक. एंटिटी ए हैज इन इशू 25,000 डिबेंचर, एक रुपया वाला, तो 25,000 अमाउंट ऑफ डिबेंचर हुआ और इंटरेस्ट रेट क्या है बोलो तो 4%. तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है वो भी साथ में बता दो. 1000. हाँ 1000 हुआ क्या? हाँ. द डिबेंचर्स आर कन्वर्टिबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स एट रेट ऑफ 1:1 एट एनी टाइम अंटिल 2090. तो ये कंपनी क्या किया, डिबेंचर इशू किया और डिबेंचर होल्डर लोग को बोला कि 2019 साल तक तुम लोग जब मन चाहो, तुम लोग के पास ये राइट है, तुम लोग कन्वर्ट करा लो. कन्वर्ट कराओगे तो जितना नंबर ऑफ डिबेंचर है उसके बदले उतना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल जाएगा. 25,000 डिबेंचर के बदले 25,000 इक्विटी शेयर्स. द एंटिटीज मैनेजमेंट रिसीव्स अ बोनस बेस्ड ऑन 1% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स. क्या बोला? मैनेजमेंट को बोला, कंपनी बोला अपने मैनेजमेंट को, सुनो मैनेजमेंट, कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के ऊपर 1% तुम लोग को बोनस देंगे. हो सकता है ऐसा? ये बोनस कंपनी के लिए बोलो क्या है? खर्चा है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? एक्सपेंस है कि अप्रोप्रिएशन है? एक्सपेंस है, क्योंकि ये मैनेजमेंट को देना है, शेयर होल्डर को नहीं देना है. पहला बात. दूसरा बात, बिफोर टैक्स बोल भी दिया, मतलब ये एकदम प्रॉपर, जैसे सैलरी एक्सपेंस नहीं होता है क्या, वैसे ये बोनस एक्सपेंस लेना है और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर कंपनी टैक्स देता है. करेक्ट है? एंटिटी एज रिजल्ट्स फॉर 2012 शोड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 80,000. पीबीटी कितना आया? 2012 का पीबीटी 80,000 एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 64,000. तो इसका मतलब ये लोग सिंप्लिसिटी के लिए टैक्स रेट 20% मान लिया. 20% मतलब 16,000 का टैक्स माइनस किया और 64,000 का पैट.
ये आया 2012 का, 2012 का। क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट अर्निंग्स फॉर द पर्पस ऑफ डीईपीएस। आपसे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर नहीं पूछा है। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आप निकाल भी नहीं सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ शेयर ही नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है क्या? तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर ही नहीं मिलेगा। आपसे बस इतना पूछा है कि न्यूमरेटर बता दीजिए। डाइल्यूटेड अर्निंग्स का मतलब क्या हुआ? कैलकुलेट अर्निंग्स फॉर द पर्पस ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। अर्निंग्स फॉर द पर्पस ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस, इसका मतलब सिर्फ न्यूमरेटर, सिर्फ न्यूमरेटर पूछा है। कैन यू सी? जो इतना देर अपने खाली डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर लिख करके न्यूमरेटर में कैलकुलेट कर रहे थे ना, बस वो वाला अमाउंट पूछा है। इजी है? इजी है तो बता दो। चलो, पाफेश कितना आ रहा है? 64,000 आ रहा है क्या पाफेश अभी तक? अभी मतलब बेसिक अर्निंग पर शेयर अगर तुम कैलकुलेट किए होते तो पाफेश कितना लेते? बीईपीएस कैलकुलेट करते तो 64,000 लेते ना पक्का, क्योंकि कोई प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं। तो सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया उसमें से लेस टैक्स कर दिए तो अपना पाफेश आ गया। बट सर अभी तो अपने को निकालना है डाइल्यूटेड अर्निंग्स, तो बताओ प्लस क्या करें? ऐसे मान लो जैसे डिबेंचर्स कन्वर्ट हो गया इक्विटी में, ऐसे मान लो जैसे कि डिबेंचर्स कन्वर्ट हो गया इक्विटी में, तो डिबेंचर होल्डर को क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा? डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिबेंचर कन्वर्ट हो गया इक्विटी में तो नहीं देना पड़ेगा। कितना नहीं देना पड़ेगा बता? 1000। लेकिन सर इसमें तो टैक्स कट जाएगा 20%, तो इंटू 0.80 लिख दें, मतलब 800 हुआ ना नेट में। तुम ऐसे बोल लो 1000 माइनस 200, 800 आ गया। और कुछ करना है? और कुछ करना है। इस क्वेश्चन में बोनस भी है। अगर सुनो, टैक्स के पहले जैसे ही तुम्हारा प्रॉफिट 1000 रुपए से बढ़ा, जैसे ही तुम्हारा प्रॉफिट 1000 रुपए से प्रॉफिट बढ़ेगा, अरे सर डिबेंचर होल्डर्स कन्वर्ट हो गया इक्विटी में, तो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा तो सर 25,000 का 4%, जो 1000 रुपया इंटरेस्ट दे रहे थे वो नहीं देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट बढ़ गया 1000 से। जैसे ही प्रॉफिट 1000 बढ़ा, मैनेजमेंट आ जाएगा, बोलेगा इस 1000 का 1% हम लोग को दे दो। तो मतलब ये खर्चा बढ़ गया। अरे ये प्रॉफिट तुम्हारा बढ़ा तो एक खर्चा भी बढ़ गया। कितना रुपए का? 10 रुपए का। और अब तुम इसका 0.80 लोगे। बस इतना सही है और कुछ नहीं है। बोलो कितना आ रहा है? आ रहा है 64792। समझ में भी आ रहा है? फिर से बताएं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 64,000 आया। तुम बोल रहे हो सर इंटरेस्ट में गिरावट आ जाएगा, रिडक्शन इन इंटरेस्ट, क्योंकि डिवेंचर्स कन्वर्ट हो गया इक्विटी में, तो 1000 रुपए का प्रॉफिट बढ़ा, लेस टैक्स कर दो इसमें से 200 रुपया। लेकिन सर क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया 1000 का, तो ये मैनेजमेंट अब बोलता है कि हम लोग को 1% दे दो एज अ बोनस। एज अ बोनस वो बोल रहा है इंक्रीज इन मैनेजमेंट बोनस। ये खर्चा बढ़ गया 1000 रुपए का 1%, 10 रुपया ये लोग ले लिया। अब जब 10 रुपया ये लोग ले लिया तो ये जो 10 रुपया खर्चा लग गया इसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो 200 रुपया सेव 2 रुपया सेव भी हो गया। ये तुम लोग को और इजी तरीके से बताया था। लिखो क्वेश्चन नंबर 13। एड सेविंग्स इन इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट बच जाएगा क्योंकि डिवेंचर्स कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में। डिवेंचर्स कन्वर्ट हो गया इक्विटी में तो इंटरेस्ट बच गया। बोलो कितना? 25,000 का 4%, दैट इज 1000। यहीं पे लेस भी कर दो, इंक्रीज इन मैनेजमेंट बोनस। हजार का 1%,
लेस टैक्स ऑन चेंज। तो 1000 रुपया से प्रॉफिट बढ़ा, 10 रुपया से प्रॉफिट घटा, उसका 20%। अरे इंटरेस्ट बच गया तो 1000 रुपये से प्रॉफिट बढ़ा, 10 रुपये का बोनस का खर्चा लग गया तो प्रॉफिट घटा। तो 990 रुपया के जो 990 रुपया का एक्स्ट्रा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ, इसके ऊपर 20% टैक्स देना पड़ेगा। बोलो कितना? देयरफॉर अर्निंग्स फॉर बता रहे हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। बोलो ये कितना आ रहा है? हाँ बोलो, इसमें कौन सा वाला नहीं समझ में आ रहा है? ये वाला देखो, ये वाला लाइन पढ़ना ठीक से, जो हम हाईलाइट कर रहे हैं सिर्फ द एंटिटीज मैनेजमेंट रिसीव्स अ बोनस बेस्ड ऑन 1% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ नहीं, तुम 1000 रुपया नहीं देना पड़ा ना इंटरेस्ट, तो 1000 रुपये से प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा 1000 से? अब प्रॉफिट जैसे 1000 रुपये से बढ़ा, अब इसके ऊपर ये लोग को मैनेजमेंट को बोनस देना पड़ेगा 1%। जितना भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है मैनेजमेंट बोलता है 1% मेरा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ गया अगर 1000 से, तो मैनेजमेंट बोल रहा है ना मेरे को 10 रुपया दे दो। समझ गया? 1000 रुपये से प्रॉफिट बढ़ा तो सीधा सरकार का नंबर नहीं आ जाएगा। 1000 रुपये से प्रॉफिट बढ़ा तो पहले मैनेजमेंट बोलता पहले मेरे को मेरा हिस्सा दो 1%, 10 रुपया वो लग गया। अब सरकार बोलता है कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब नेट में तुम्हारा जो प्रॉफिट बढ़ा है वो 990 का बढ़ा, तुम मेरे को 990 पे 20% दे दे। डन है क्या? कंफ्यूजन कोई? 3 क्वेश्चन बाकी है जो कि ऑप्शंस से रिलेटेड है। ईसॉप, खाली ईसॉप वाला एक एग्जांपल अपना कराना बाकी है। हाँ कर ले। हाँ हाँ तुम इसको कॉम्प्लिकेट करना चाहता तो कर सकता है, करके दिखाएं कॉम्प्लिकेट। तुम ऐसे बोलना चाह रहा, देख ठीक है बढ़िया, फिर वो फॉलो कर लो। 25,000 का डिबेंचर पे 4% नहीं देना पड़ेगा, तो 1000 रुपये का इंटरेस्ट बचा। लेकिन सर इसके ऊपर टैक्स लगेगा 20%, तो 0.80 ही बढ़ा। लेकिन तुमको सर जो 1000 रुपया तुम्हारा बच गया, 25,000 का 4% जो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ गया, इसका 1% मैनेजमेंट को देना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा प्रॉफिट घट गया, तभी तो माइनस किए, प्रॉफिट घट गया। लेकिन सर इसका भी 80% ही तो इफेक्ट आएगा ना। हाँ तो यही नेट इफेक्ट है। समझ गया? इसको क्या तो ऐसे समझ, या बुक का सोल्यूशन जो दिया हुआ है उसमें ये लोग ये 10 और 2 को ब्रेक करके दिखा रहा है, तुम ऐसे भी समझ सकता है। बोथ आर करेक्ट, जैसे तुमको इजी लगे। डन है? बोलो। सम नंबर 8 किए हैं क्या आपने? हाँ 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 15,000 तुम इसको ऐसे मान लो ना, 1,05,000 प्लस 15,000। कहाँ इशूड है? 2011 यहाँ पे। हाँ
हाँ तो 15,000 और ये तो 2 महीना का लिए ना, 2 महीना बाद 15,000 और शेयर इशू हुआ, तो 10 महीना के लिए कितना नंबर ऑफ शेयर था? एक साथ 12/12 कर दिए, क्योंकि वहां पे 1 अप्रैल को ही पूरा हो गया था इशू, तो अपने को 2 और 10 महीना का अलग अलग निकालना ही नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में 2 महीना का अलग, 10 महीना का अलग अलग निकालना ही नहीं पड़ा, सीधा पूरा एक बार में 12 महीना का निकाले, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही इशू मान लिए थे अपने, राइट इशू। ठीक है, अच्छा सुनो, एक बार रिकैप करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से। अपने इंड एस 33 ईपीएस में 2 तरह का ईपीएस सीखे अभी तक, बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक ईपीएस में सर अपने बोले कि पाफेश बाई वानोस करना होता है। इसमें सर पाफेश के अंदर आपको मैक्सिमम क्या करना पड़ता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस, बोलो क्या, इंटरेस्ट, तो आपको मिलता है पीबीटी, लेस कर दो टैक्स तो पैट, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, क्यूम्यूलेटिव वेदर डिक्लेयर्ड और नॉट, वेदर डिक्लेयर्ड और नॉट, आपको डिविडेंड लेस करना ही करना है, करेक्ट। और अगर नॉन क्यूम्यूलेटिव है तो ओनली इफ डिक्लेयर्ड। ये वाला बात समझ में आ रहा है क्या सर? अगर क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस है, हाँ तान्या, पूर्णिमा, अगर क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस डिविडेंड लेस होगा वेदर डिक्लेयर्ड और नॉट, है ना। और नॉन क्यूम्यूलेटिव है तो हाँ, अगर डिक्लेयर हुआ है तो ही लेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। वेरी गुड, सुपर, वेरी गुड। तो अभी यहां पे अभी फिर अपने को मिल गया क्या? पाफेश। पाफेश के कैलकुलेशन में इससे ज्यादा तुमको कुछ और नहीं पूछता है, डन। उसके बाद बताओ वानोस में क्या क्या अपने को पॉइंट करना था? वानोस के कैलकुलेशन में सर नंबर शेयर इशू ड्यूरिंग द ईयर, शेयर इशू अगर हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, या शेयर का बाईबैक हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, या फिर बोनस इशू, राइट इशू, इसके अलावा पार्टली पेड शेयर्स, डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर। ये सारा पॉइंट का अगर डिस्कशन याद है कि सर ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू हुआ या बाईबैक हुआ या पार्टली पेड शेयर्स था वो फुल्ली पेड हुआ, या थोड़ा थोड़ा करके शेयर का पैसा मिल रहा है तो कैसे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स लेते हैं, बोनस का क्या ट्रीटमेंट है, राइट का क्या ट्रीटमेंट है, तो वानोस में इससे ज्यादा और कोई डिस्कशन नहीं है, करेक्ट। तो ये अपना हुआ पूरा बेसिक अर्निंग्स पर शेयर का डिस्कशन। उसके बाद अपने बात की है सर डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 चीज को एडजस्ट करना पड़ता है आराम से, ठीक है, इजी। पहले ये हो गया क्या रिवाइज? एक बार पहले देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वेदर यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट वन, लास्ट वन और नॉट। यहां तक कंफर्टेबल चल रहा है? डाइल्यूटेड बहुत ज्यादा क्या चल रहा है? डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में तुमको क्या करना पड़ता है? न्यूमरेटर को एडजस्ट करना पड़ता है। न्यूमरेटर को एडजस्टमेंट बोलो क्या क्या करना पड़ सकता है सर? डिबेंचर का इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, डिबेंचर का इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, अगर प्रेफरेंस शेयर्स हुआ तो प्रेफरेंस डिविडेंड एंड सीडीटी या डीडीटी, ठीक है। इसमें एक तीसरा पॉइंट आने वाला है ईसॉप वाला, जो आपने डिस्कस नहीं किया, लास्ट चीज रहेगा उसमें हम बोलेंगे न्यूमरेटर में कुछ ऐड नहीं करना है, निल, ठीक है, वो डिस्कस करना बाकी है ईसॉप वाला। खाली एक लास्ट चीज बाकी है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में बताओ, सिर्फ कन्वर्जन रेशियो को ध्यान में रखना है सर।
डिनोमिनेटर में क्या चेंज होता है, सिर्फ कन्वर्जन रेशियो को खाली ध्यान में रखना है। अपना जो 2 बड़ा इंडेक्स था वो कंप्लीट है। उसके बाद अभी तक जो भी क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर और पास्ट क्वेश्चन पेपर में अभी तक जितना भी क्वेश्चन है वो सिर्फ ये 2 में से है अभी राइट नाउ जितना भी है, ऐसा नहीं है बाकी से नहीं आ सकता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर में खाली कन्वर्जन रेशियो को ध्यान में रखना पड़ता है और टाइम को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि किस दिन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू हुआ, किस दिन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ, उस डेट से अपने को लेना होता है ईयर एंड तक, उस डेट से ईयर एंड तक। अगर साल के बीच में डिबेंचर इशू हुआ है कन्वर्टिबल, नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझ गई। तो तुम आंसर नहीं दे सकती हो बस। अगर मान लो 1 जुलाई को कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ है, ओ सॉरी 1 अक्टूबर को इशू हुआ है, 1 अक्टूबर को इशू हुआ है कन्वर्टिबल डिबेंचर, 1 अक्टूबर को इशू हुआ है, तो कब से कब लोगे, मतलब कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स या कन्वर्टिबल डिबेंचर अगर 1 अक्टूबर को इशू हुआ है, सॉरी सर, वापस। हाँ मालूम है मेरे को, तो अपने को टाइम बेस्ड कन्वर्जन करना पड़ता है। नंबर ऑफ शेयर कितने से इंक्रीज होगा, वानोस कितने से इंक्रीज होगा, हाँ बस रिवाइज किए हैं, अभी हो गया 5 मिनट्स में पूरा रिकैप हो गया, अब लास्ट बात करना है खाली। ठीक है, सिर्फ एक एग्जांपल प्लस उसके ऊपर 2 छोटा क्वेश्चन, आधा घंटा का डिस्कशन है, आधा घंटा का डिस्कशन है जो नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट होगा। बाय।